अगर हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? सबसे सही जगह है इसकी नींव। और वो नींव है संज्ञा। जी हाँ, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हिंदी की पूरी शानदार इमारत टिकी हुई है। तो आज हम इन्हीं ब्लॉक्स को एक एक करके बड़े आराम से समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। राम, दिल्ली और सच्चाई। सुनने में ये तीनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरी और बुनियादी समानता है। इसे दिमाग में रखिएगा। इसका जवाब हमें आगे इसी सफर में मिलेगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संज्ञा आखिर होती क्या है। फिर हम इसके 5 अलग-अलग परिवारों से मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि लिंग और वचन से इसका रूप कैसे बदलता है। फिर वाक्यों में इसका काम समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसी टिप्स पर बात करेंगे जो बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई ये संज्ञा आखिर है क्या चीज। इसे भाषा की पहली ईंट समझिए। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो संज्ञा का सीधा सा मतलब है नाम। इस दुनिया में हर चीज का, हर एहसास का एक नाम है। किसी इंसान का नाम जैसे राम, किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, किसी चीज का नाम जैसे किताब, और तो और किसी एहसास या किसी आइडिया का नाम जैसे सच्चाई। ये जितने भी नाम है ना, बस यही संज्ञा। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि हर नाम संज्ञा है। तो चलिए अब इन नामों के अलग-अलग परिवारों से मिलते हैं, इनकी सॉर्टिंग करते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मुख्य तौर पर 5 खानदानों में बांटा गया है। और इसमें पहला परिवार है जातिवाचक संज्ञा का। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। ये किसी एक का नहीं, बल्कि एक पूरी जाति या कहिए कि पूरी क्लास का नाम होता है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं शहर, तो हम किसी खास शहर जैसे दिल्ली या मुंबई की बात नहीं कर रहे। हम दुनिया के किसी भी शहर की बात कर रहे होते हैं। ये एक जनरल टर्म है। ठीक इसी तरह नदी, लड़का या देश अपनी पूरी जाति को दिखाते हैं। और दूसरा परिवार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक का बिल्कुल उल्टा है। ये जनरल नहीं बल्कि एकदम स्पेसिफिक होता है, यानी किसी खास का नाम। अब देखिए फर्क। देश एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही हम एक खास देश का नाम लेते हैं, भारत, तो वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक है पर गंगा व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है पर राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सब खास नाम है। अब आता है तीसरा परिवार, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शब्द एक अकेले को नहीं बल्कि एक पूरे समूह या कलेक्शन को एक नाम देता है। जरा सोचिए, हम बहुत सारे सैनिक कहने के बजाय सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेना। या बहुत सारी चाबियां की जगह कहते हैं गुच्छा। इसी तरह टीम, भीड़, परिवार, ये सारे शब्द एक इकाई के तौर पर एक पूरे समूह को दिखाते हैं। चौथा परिवार है द्रव्यवाचक संज्ञा का। इसमें वो सारे नाम आते हैं जो किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस या किसी धातु के होते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन चीज़ों को हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते। कोई ये नहीं कहता कि मुझे 2 पानी दे दो या मेरे पास 4 सोना है। नहीं, ये वो पदार्थ हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं या जिन्हें हम नापते या तोलते हैं। और पांचवा और आखिरी परिवार है भाववाचक संज्ञा। ये वो नाम हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते या हाथों से छू नहीं सकते। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे कि सुंदरता, सच्चाई, बचपन या मिठास। ये सब क्या है? ये हमारे एहसास, हमारे गुण या हमारी अवस्थाओं के नाम हैं। हम इन्हें महसूस तो कर सकते हैं, पर इन्हें किसी चीज की तरह हाथ में नहीं पकड़ सकते। और हाँ, याद आया हमारा पहला सवाल? उसकी तीसरी कड़ी सच्चाई, वो एक भाववाचक संज्ञा ही तो है। बहुत बढ़िया। तो अब हम संज्ञा के 5 परिवारों को पहचान चुके हैं। अब वक्त है ये देखने का कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को शेप कैसे दिया जाता है, मतलब कि इनका लिंग और वचन कैसे तय होता है। देखिए, हिंदी की एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ हर संज्ञा का एक लिंग होता है। या तो वो पुल्लिंग होगी यानी मैस्कुलिन, या फिर स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। कभी कभी ये बदलना बहुत आसान होता है, जैसे लड़का का आ हटाकर ई लगा दिया तो बन गया लड़की। कभी शेर में नी जोड़कर शेरनी बन जाता है। और हाँ, कभी कभी जैसे बैल और गाय, दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग शब्द होते हैं। लिंग के अलावा हर संज्ञा का वचन
यानी नंबर भी होता है। और ये तो काफी आसान है। कोई चीज एक है या एक से ज्यादा। अगर एक है तो एक वचन यानी सिंगुलर जैसे किताब, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन यानी प्लूरल जैसे किताबें। देखिए कैसे लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है और औरत का औरतें। ठीक है, तो अब हमारे पास संज्ञा के अलग अलग प्रकार भी हैं और हम उनका लिंग और वचन बदलना भी जानते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब एक वाक्य में जुड़कर काम कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है कारक की। ये वो गोंद है जो इन ब्लॉक्स को जोड़ता है। कारक हमें बस ये बताते हैं कि एक वाक्य में किसी संज्ञा का रोल क्या है, उसका जॉब क्या है। क्या वो कोई काम कर रहा है तो वो करता है, या क्या उस पर काम का असर हो रहा है तो वो कर्म है। क्या वो किसी से रिश्ता बता रहा है तो वो संबंध कारक है, या फिर वो किसी जगह या समय के बारे में बता रहा है तो वो अधिकरण कारक है। चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है राम की किताब। यहाँ पर राम एक संज्ञा है, किताब दूसरी संज्ञा है, और इन दोनों के बीच में ये जो की लगा है ना, यही है संबंध कारक। ये हमें साफ साफ बता रहा है कि इन दोनों संज्ञाओं के बीच मालिकाना हक का, एक ओनरशिप का रिश्ता है। चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी आम गलतियों से बचना है। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे आम है लिंग की गलती। क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए राम की किताब सही है, राम का किताब या राम के किताब नहीं। इसी तरह पानी, दूध या सलाह जैसे शब्दों को हम गिन नहीं सकते, तो उनका बहुवचन बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? यही कि संज्ञा सच में भाषा की नींव है, उसकी आधार स्तंभ है, और इन्हें सीखने का सबसे अच्छा तरीका रटना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में इन्हें पहचानना है। हर चीज के नाम पर ध्यान दे,